शुरू करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, सभी को नमस्कार। नमस्ते। और विशेष रूप से सरस्वती बहन का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। तो मैं मेरी सरस्वती का आवाज थोड़ा ठीक तरह परिचय। से सुनाई दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। ओके। एकदम आ रही है, एकदम आ रही है। तो मैं सरस्वती का थोड़ा परिचय दे दूं। सरस्वती हैदराबाद के पास 50 किलोमीटर दूर एक गांव में एक किसान के रूप में प्रतिष्ठित है। 9 एकड़ जमीन ली अपनी और उसमें किसानी करती है। बगीचा लगाया बहुत अच्छा, और पूर्ण रूप से एक प्रकृति के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ जीवन जी रही है। मैं खुद वहां पर जाके एक बार मैं रहा था आपके परिवार के साथ। सरस्वती जी पढ़ाई के रूप में पहले लंदन से पढ़ी, फिर कुछ बड़े सपने देख के भारत में आई, फिर जर्नलिज्म का कोर्स किया, फिर फिल्में बनाई कुछ अच्छी। धीरे धीरे पाठ कर उसकी NAPM की राष्ट्रीय समन्वयक भी बनी। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनके ऊपर आई, और फिर धीरे धीरे करके ये भारत की आत्मा से जुड़ती चली गई। मैं ऐसा मानता हूँ, धीरे धीरे करके भारत की आत्मा से जुड़ती चली गई। और फिर 9 एकड़ जमीन ली बाकायदा, और शादी वगैरह भी नहीं की, है ना। और पूरा जीवन कैसे अंतिम आदमी को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले, जो बाबा साहब का और गांधी जी का सपना था और भगत सिंह का सपना था, उस सपने को लेके पूर्ण रूप से जीवन समर्पित है, आज भी है। और सबसे बड़ी बात, आज जो ये सेज बन रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां भूमि का अधिग्रहण कर रही है, ये एक देश भर में पूरी समस्या है, किसानों के साथ भी और गांव वालों के साथ भी। तो जहां पर इन्होंने जमीन ली थी उसके आसपास के गांव, काफी गांव की भूमि अधिग्रहण करने के लिए तेलंगाना सरकार बहुत प्रयास कर रही है, और पिछले कई साल से अकेली वहां पर संघर्ष कर रही है, जूझ रही है। और मैं वाकई में शाबाशी देना चाहूंगा, जिस तरह मेरी बहन संघर्ष कर रही है अकेली, है ना। और कोर्ट से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, और वहाँ के सब लोगों से लेके बहुत ही जबरदस्त संघर्ष कर रही है। तो वैसे तो अपने आप बताएंगी वो किस तरह क्या कर रही हैं। और मैं मानता हूँ कि इंसानियत के लिए, पूरी प्रकृति के लिए एक जैसा जीवन होना चाहिए, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और परिवार के लिए भी माता जी साथ रहती हैं, है ना। माता जी को बिल्कुल साथ रखती हैं, और माता जी का पूरा, इनकी माता जी का इनका पूरा आशीर्वाद है, परिवार का भी आशीर्वाद है। तो परिवार, समाज, प्रकृति, तीनों का जो पूरे बन के जीने का एक हमारा सपना है या मॉडल है, भारतीय मॉडल है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको पूर्ण रूप से जीतते हुए अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ने वाली मेरी बहन सरस्वती का हम स्वागत करते हैं। और बाकी बात आप इनके मुंह से ही सुनेंगे। जय हिंद, जय जगत। जय जगत। भरत भाई नमस्कार। और सत्य प्रकाश जी, जो हम बहुत सालों से जानते हैं। अ, मैं आप सबको क्या कहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हिंदी इतनी अच्छी नहीं है आप जितना, लेकिन कोशिश करूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जब अभिषेक भाई ने बताया कि आप कौन से विषय पे बात करेंगे, तो मैंने कहा भू अधिग्रहण। ये भू अधिग्रहण सिर्फ हमारे इलाके के बारे में मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। ये पूरे के पूरे दुनिया में चल रहा है। पूरे के पूरे मतलब भारत में तो हर जगह चल रही है। ये जो चल रहा है, ये तो पूरे का जितना भी जमीन है, मतलब मेरा ये मानना है, आज भी अगर इंडिया या भारत आप जो कहते हैं, एक मैं थोड़ी अंग्रेजी बोल दूं बीच में। आ, हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ, अगर हम इतने सालों, मतलब यानी हजारों सालों तक अगर हमने सस्टेन किया अपने आप को, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में रहने वाले लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा हाथ का काम कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा खेती
और जो जमीन से जुड़ा हुआ एक कल्चर था, एक संस्कृति है और एक जीवन शैली थी। क्योंकि जब जमीन से जुड़े रहते हैं, जैसे कोई किसान खेती कर रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। और कभी भी आप देखिए, कोई भी गांव में आपको भीख मंगी नहीं मिलती है, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी काम में जुड़ा रहता है। मैं अपने ही गांव में देख रही हूँ, मैं यहाँ 15 साल से हूँ। हमारे आसपास के गांव में कोई भी भीख मंगी नहीं होती है। गरीब है लोग, लेकिन कोई भी भूखा भी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई मतलब खाना भी दे देगा, या कुछ ना कुछ काम मिलता है। पढ़ा लिखा इंसान भी अगर कुछ नहीं तो कुछ तो भी मिल्क चिलिंग सेंटर लगा देगा, या मिल्क दूध लगा देगा, छोटा होटल लगा देगा। जो भी है वहां पे एक बहुत बड़ा जबरदस्त आर्थिक व्यवस्था है। इसीलिए जब भी हमारे पास जैसे वर्ल्ड क्राइसिस आया था 2008 में, या उससे पहले भी, मेरे ख्याल से 90 शतक में भी आया था, जब पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक बहुत क्रैश हो गया था, तब भी हमको फर्क नहीं पड़ा। अभी हाल ही में आप देखिए, कोविड में क्या हुआ था, जब लॉकडाउन लगी थी, गांव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि या 1999, सो गांव में क्या था, गांव में कोविड है या लॉकडाउन है, सब चल रहा था, खेती चल रही थी। और हमारे जो उस समय के सीएम जो थे, उन्होंने कहा कि खेती के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रखना चाहिए, वो चल रहा था। और क्योंकि खेती चल रही थी, हर किसी को काम मिल रहा था, हर कोई कोई भी भूखा नहीं था, कोई भी लाचार नहीं था। तो मैं ये सब इसलिए कहना चाहती हूँ कि जमीन से जुड़ना या खेती को मतलब सस्टेन करना ही हमारे लिए, हाउ डू आई से, it is in the best interest of the nation. We have to continue to sustain agriculture. मैं लगभग 10 साल शायद मैं पूरे देश में घूम के आई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए, वो भी डेवलपमेंट के मुद्दे पे, जो हम आज कहते हैं कि विकास का मुद्दा, जो नेहरू जी ने शुरुआत किया था, अंग्रेजियों के जो नमूना था, मतलब एक मॉडल था, बिल्कुल उसी वेस्टर्न मॉडल को हम लोग फॉलो करते आए। और उसमें ये लगातार कहते रहे कि हमारे युवा पढ़ लिखे हैं, पढ़े लिखे हो गए। पहले बोलते कि पढ़ लिखो, उसके बाद बोलते हैं कि आपको नौकरी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपको खेती नहीं करना चाहिए, आपको गांव का कोई काम नहीं करना चाहिए, आपको हाथ हाथ से कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया गया। उसके बाद कहते हैं अगर रोजगार देना है, जबकि गांव में ऑलरेडी रोजगार है, उसको आपको नया कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, जो है उसको चलने देना चाहिए। लेकिन ये लोग वो नहीं चलने देते हैं, बोलते हैं नहीं, हमको कुछ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, हमको एक इंडस्ट्री लगाना चाहिए। हम, हाँ ठीक है, देश के लिए कुछ कुछ इंडस्ट्री की जरूरत है, मैं नहीं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन किस हद तक चाहिए? आज जो हो रहा है, 90 शतक के बाद जो लिबरलाइजेशन चालू हो गया, उसके बाद से अभी आजकल 10-15 साल से तो, और भी जब से ये सेजैक चालू हुआ, कोस्टल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोल रहे हैं, और कहाँ पंजाब से लेकर बंगाल तक एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने की, ये तो कब मनमोहन सिंह के टाइम से चल रहा है, और अब तो जोरदार चल रहा है। इसमें भी भू अधिग्रहण होगा। और फिर पूरे गुजरात से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी से लेके ऊपर बंगाल तक एक कोस्टल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसका तो प्रारंभ हुआ था 2005-06 में। उसके ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई जो हमारे आंध्र प्रदेश में हुआ था। कितना मतलब विध्वंस हम कहते हैं हमारे तेलुगु में, वो विनाश है, वो विकास नहीं है। जो कितने हजारों गांव, मतलब दे हैव बीन रूइंड, डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। अभी हाल ही में मेरी बहन वहां पे बद्रीनाथ में है, वो कह रही थी कि वहां पे जो लोकल लोग हैं, उनको भी पूरे विस्थापित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको यहाँ मॉल बनाना है, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा रोड बनाना है। जबकि हिमालय में आपको रोड, इतने बड़े रोड बनना ही नहीं चाहिए।
हमने केदार कांड देखा है। हम वहां पे ये हो रहा था, क्या, टनल बेस्ड प्रोजेक्ट्स। ये 2006 में जब मैं वहां गई थी, पूरे हिमालय में घूम रही थी, तब मैंने देखा ये लोग टनल बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और तेरी डैम तो एक बहुत बड़ा विनाश है। जब तेरी डैम कभी टूटेगा तो पूरा दिल्ली भी खत्म हो जाएगा। ये प्राकृतिक तौर से ये विनाश है। और जब प्रकृति का मतलब विनाश हो रहा है, उसके साथ साथ तो लोगों का भी विनाश हो जाएगा। आ, तो ये जो अभी हमारे पास, ये जो तेलंगाना और हमारे जिले में बताती हूँ, हमारे पास अच्छी हरियाली है। सब खेती करते हैं, 95% पूरे खेती होते हैं। युवा लोग भी खेती करते हैं, जो एम टेक पढ़े हैं, एमएससी पढ़े हैं, वो लोग भी। एक लड़का तो बकरियां चला रहा है, वो उसको अच्छा आता है, एक साल में तो 6 लाख से 10 लाख वो कमा लेता है। और एक बंदा 30 साल का आदमी, मैं अभी मिली थी, उसका तो सिर्फ असाइनमेंट लैंड, मतलब उसका खुद का लैंड नहीं है, जो गवर्नमेंट इंदिरा गांधी उस समय दी थी, उस लैंड का, उस जमीन में 3 एकड़ में वो अपने गाय भैंस सब, ठीक है वो तो देशी गाय नहीं है, लेकिन जो भी है, गाय भैंस चला रहा है। और उसको एक महीने में लगभग 50,000 से 1 लाख कमा रहे हैं। वो बोले मेरे को कौन सी नौकरी की जरूरत है, मेरा जमीन लेना चाहते हैं ये गवर्नमेंट। तो हमारे पास जब टीआरएस गवर्नमेंट आया था, तब उन्होंने एक फार्मा सिटी लगाने का, मतलब जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां 1,000 एक ही साथ लगाएंगे ताकि यहाँ पे कोई प्रदूषण ना हो, हम उसको कंट्रोल करेंगे। ये सब बकवास की बात है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये सब मिली भगत है, वो बात अलग है। लेकिन वो जमीन लेना चाहते थे 20,000 एकड़। तब से लेकर आज तक हमारा वही लड़ाई चल रहा है। वो 20,000 तो ले नहीं पाए, 13,000 एकड़ उसमें से भी ज्यादा से ज्यादा जो इंदिरा गांधी ने लोगों को दिया था अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए। मैं सोचती हूँ अभी तक भी सबसे बढ़िया काम अगर इंदिरा गांधी जी ने कुछ किया, वो ये था कि जो गरीब इंसान थे उनको जमीन दिलाया। आज वो सब अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, आज उसी की लड़ाई चल रही है, उनको डरा धमका के वो जमीन ले लिया। जब प्राइवेट लैंड का बात हुआ था, क्योंकि पहले कहा था कि आपके जितने निजी आपका जो जमीन है वो हम नहीं लेंगे, जो गवर्नमेंट ने दिया पहले आपको, मतलब आपके पुरखों को, वो तो हम ले लेंगे क्योंकि उसके ऊपर हमारा हक है। हालांकि वो भी उनका हक नहीं बनता है, क्योंकि लोगों को लीगल इश्यूज नहीं मालूम है, लीगली उनके क्या हक बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इनको मालूम नहीं है। इसीलिए वो उस समय उनका धोखा हो गया था। और मैं, ये तो 2015 से चालू हुआ था, मैं 2017 से इन ये लोगों से जुड़ी हूँ। तब से हम इसके खिलाफ काफी कुछ लड़ाई कर रहे हैं, और बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगा, मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन केस चलाए हैं कोर्ट में, कोर्ट हमारे पक्ष में, उनका क्या कहते हैं, वी गॉट दी ऑर्डर्स इन आवर फेवर। और पिछले गवर्नमेंट जब ये लाने की कोशिश कर रहे थे, तब कांग्रेस वाले जो लोकल लीडर्स हैं वो सारे हमको सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि अगर हम लोग आ जाएंगे तो हम तो इसको रद्द कर देंगे, हम तो आपकी जमीन आपकी भूमि सब आप लोगों को दिला देंगे, ऐसे सब बता के हमारे साथ 4 साल उनका कैंपेन चला। उसके बाद 2023 में जब वो लोग पावर में आए, तुरंत रेवंत रेड्डी ने कहा मैं फार्मासिटी को रद्द कर रहा हूँ। सब लोग खुश हो गए, उनको उनके फोटो को दूध का अभिषेक भी कर दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे कहने लगे अच्छा हम फार्मासिटी नहीं लगाएंगे, लेकिन हम एक मेगा सिटी करेंगे, एक फ्यूचर सिटी बनाएंगे। हमने कहा फ्यूचर सिटी की क्या जरूरत है, हम तो अपने जमीन चाहते हैं। आपने क्या वादा किया, आपने तो नहीं कहा कि आप फ्यूचर सिटी लगाएंगे, इलेक्शन से पहले तो नहीं कहा। तब से लेकर अभी 2 साल तक यही लड़ाई चल रही है। और ये लोग और भी गंदे लोग हैं। ये लोग तो कम से कम टीआरएस के समय में अगर हम कोर्ट का ऑर्डर दिखाते तो लोग चले जाते थे जमीन से, ठीक है ना। आज का जो रेवंत रेड्डी का जो गवर्नमेंट है, वो क्या कहते हैं, कोर्ट का ऑर्डर दिया दिखाया, आज तुमको जो करना है करो। 200-300 लोग पुलिस को रख के
सर्वे कर रहे हैं, फेंसिंग करवा रहे हैं, जबकि ये पूरा कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। सो दिस इज द सिचुएशन। अब तो हम पूरा मतलब शांति पूर्वक हम लोग कर रहे हैं। पद यात्रा हुआ अभी रिसेंटली, उससे पहले डॉक्टर सुनीलम भी आए थे हमारे पास। अभी हम हाल ही में एमएलए के घर में बैठक कर दिए, 200-300 लोग जाके उनके घर पे बैठ गए। तो अब थोड़ा हिलने लगा। हमने कहा आपको आज अभी अभी पंचायत के इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें एक भी सीट आपको नहीं मिलेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा हम लोग पूरे हर गांव में जाके बताएंगे, ऐसा हम उनको धमकी दे रहे हैं। ठीक है, ये बात है। और क्या कहना चाहती हूँ कि हर जगह कुछ ना कुछ नाम कहते हैं, और इसके अलावा ये कहते हैं कि एक तो आउटर रिंग रोड बन गया, वो उसमें 100 प्रति घंटे पे आप जा सकते हो, 100 पर आवर। एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं क्योंकि लोग बहुत तेजी से जाते हैं। अब बस नहीं हुआ, फिर रीजनल रिंग रोड पूरे डिस्ट्रिक्ट में से जाएगा। आप कहते हैं रीजनल रिंग रोड भी नहीं, अभी सीधा हैदराबाद से विजयवाड़ा तक 300 फीट का रोड करेंगे। मतलब हर जगह पे ग्रीनफील्ड हाईवेज, हर जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूपी का गवर्नमेंट है, वो उसको परमिशन दे देते हैं। जैसे हमारे पास फार्मासिटी का भी वही हुआ। हमने कितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा कि आप इसको परमिशन मत दो, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मत दो, with evidence we showed that the people don't want this project, but they went ahead and given the permission. तब भी स्टेट में क्या होता है, बीजेपी कहती है ये फार्मासिटी बहुत गंदी चीज है, इसको नहीं रखना चाहिए, हम आपके साथ हैं। हमने कहा आप फिर जो परमिशन आपने दिया वो रद्द करो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सक वो हमने दिया ही नहीं, वो स्टेट वाले बोलते हैं। मतलब कितने धोखेबाज है सारे के सारे पार्टीज, ऑल द पार्टीज आर जस्ट क्रुक्स। आई एम सेइंग दिस, हर पार्टी में सब लोग धोखेबाज लोग हैं और कुछ नहीं। हमको ये पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के एक जन समीकरण करना चाहिए जमीन को बचाने के लिए। क्यों जमीन को बचाना है? क्योंकि अभी हर जगह हजारों लाखों एकड़ जमीन जाने वाला है। मैं आई थी कि पंजाब में भी वो अर्बन एस्टेट, अब किसने मांगा अर्बन एस्टेट्स, लेकिन दे वांट टू डू लैंड पुलिंग। लैंड पुलिंग तो और भी बेकार है, क्योंकि यहाँ तो कम से कम आप अपने जमीन से मतलब लगे हो, जब तक आपका पूरा व्हाट यू कॉल रिहैबिलिटेशन नहीं होगा, पूरा आपका क्या बोलते हैं कॉम्पेंसेशन सब नहीं होगा, तब तक आप अपने जमीन पे रहोगे। एंड बिकॉज यू आर ऑन द लैंड, दे विल हैव टू लिसन टू यू, उनको सुनना पड़ता है। अब लैंड पुलिंग में क्या होता है, बोलते हैं बाद में हम आपको इसका मुनाफा देंगे। बाद में कौन देखा, किसने देखा? मतलब हमारे जितने भी एक्सपीरियंस है हर एक गवर्नमेंट से, जो विस्थापित लोग हैं उनके तो मतलब इट इज वेरी बैड, देयर स्टेट इज एक्सट्रीमली बैड। तो पंजाब में ये हो रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं हर जगह पे। इनको सिर्फ और सिर्फ ये जो इंडस्ट्री वाले हैं इनके लिए ये सारे बड़े बड़े रोड चाहिए, 300 फीट का रोड चाहिए हर जगह पे। अब हमारे पास ग्रीनफील्ड हाईवेज तो पता नहीं कितने सैंक्शन हो रहे हैं, और उसके साथ साथ एक सर्कुलर रेल जो भी है। सो एंड यू आर ऑल्सो सीइंग दे वांट टू गो फॉर दीज हाई स्पीड ट्रेन, वो कौन सा है, बुलेट ट्रेन। एक ये आम जनता की को जरूरत नहीं है इसकी। सो एनीवे आई कम बैक टू द पॉइंट। पॉइंट इज एवरीथिंग इंक्लूडिंग आपके जो बड़े बांध है, वो बड़े बांध भी कॉर्पोरेट संस्था के लिए बनाते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर के लिए बड़े बांध बनाते हैं। क्योंकि जब आप बांध बनाते हो तो आप पानी को कंट्रोल करोगे। जैसे भी इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान को पानी नहीं छोड़ेंगे, अगर वहां पे नदी नॉर्मली बहती होती तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते। सो द सेम थिंग अभी यहाँ पे हमने देखा, जितने भी बड़े बांध बने थे, जैसे नागार्जुन सागर तो ठीक है, वो तो फिर भी खेती वालों किसानों को दे जाती है। लेकिन उसके बाद जितने भी बांध बने हैं, बड़े बांध जैसे आपके नर्मदा के ऊपर बने हैं, वो सारे सारे के सारे कॉरपोरेट संस्थाओं को पानी देने के लिए, और वहां पे पानी कंट्रोल करेंगे ये लोग। तो मतलब जो हमको फ्री में मिलना चाहिए पानी, आगे जाके ये लोग हवा को भी कंट्रोल करेंगे।
ये क्यों हो रहा है? ये एक एस्टैब्लिश अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है कि आपको एक व्हाट यू से फॉर स्लेव, स्लेव को क्या बोलते हैं हिंदी में? अ, अगर आपके पास जमीन है, अगर आप एक छोटे कम्युनिटी गुलाम गुलाम गुलाम। गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास जमीन है, कौन मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ कौन खड़ा होता है? सिर्फ और सिर्फ किसान खड़े हो सकते हैं, और कोई नहीं। गांव वाले ही खड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास जमीन है, उनके पास पानी है, उनके पास खेती है। खाना पीना जो आपके जो निजी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप लड़ सकते हो। इसीलिए तो इतना बड़ा लड़ाई इसलिए हुआ था। पंजाब किसान या जो भी हरियाणा के किसानों ने जो किया, वो सिर्फ और सिर्फ किसान कर सकते हैं, कोई नौकरी वाला बंदा नहीं कर पाएगा। ये मेरा एग्जाम मतलब जब हम सबसे पहला अभियान हमने किया था एंटी न्यूक्लियर कैंपेन हमारे 2003 से 2006 में, तभी मुझे पता चला कि जो शहरीकरण है, जो नगरीकरण है, ये सबसे बड़ा नुकसानदायी है लोगों के फ्रीडम के लिए। जो गांधी जी ने कहा कि गांव को बचाओ, ग्राम स्वराज ही देश का स्वराज है, वो ही सही है। ही वॉज अ वेरी बिग विजनरी। भले ही लोगों को वो पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत हम कहते हैं दूरदृष्टि इन तेलुगु। ही कुड 100 years ahead of his time. He knew what was going to happen. उन्होंने ये जो विकास का मॉडल को तभी उन्होंने बोला था नेहरू जी को कि त्याग करो, ये सही नहीं है हमारे लिए। भले ही वो दूसरे देशों के लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड तो कैसे विकास कैसे हुआ इंग्लैंड का? कोई भी सामान अगर आप आज गाड़ी लेते हो, हर एक को गाड़ी देने, गाड़ी कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं माइनिंग होता है। वो माइनिंग जहाँ होता है वहां तो विध्वंस होता है, वहां पे विनाश होता है। वी आर नॉट सीइंग, वी आर नॉट सीइंग को क्या कहें कि जितने ज्यादा आपके पास सामान है, मतलब जितना आपके पास गैजेट्स है, जितने आपके ज्यादा बड़े बड़े घर है या बड़ा बड़ा गाड़ी है, यू आर डेवलप्ड, मतलब आप विकसित हो। ये विकसित भारत नहीं है। ये विकसित भारत तभी हो सकता है जब चंद लोगों के लिए बड़े बड़े गाड़ियां होंगे, बड़े बड़े घर होंगे, लेकिन उसके पीछे कितना विध्वंस हो रहा है, कितना विनाश हो रहा है, हम नहीं। आप हमारे पास आइए, जो सीमेंट फैक्ट्री होती है, जो सीमेंट के फैक्ट्री का पूरा पोल्यूशन कृष्णा रिवर में जाता है। वहां के लोग, उनके पूरी खेती खत्म हो गई है। आप जब थर्मल प्लांट के पास जाओगे जहां से बिजली निकलती है, वहां आसपास के मतलब 2-3 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं उगता है। वहां पे लोग मरते हैं, क्योंकि उनको पैरालिसिस हो जाता है, बच्चे नहीं पैदा होते। ये हर जगह पे हर चीज में हो रहा है। फार्मा कंपनीज आप देखो, हमको फार्मा कंपनी की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर हम जैविक खेती करते हैं, अच्छे खाना खाते हैं, अगर हम वही करते हैं जो हमको प्रकृति के नियम के साथ अगर अनुसार अगर हम जीते हैं, तो हमको कोई भी फार्मा कंपनी की जरूरत नहीं है। लेकिन वी आर ऑल गेटिंग वॉश्ड इन दिस होल सिस्टम। मैं आपको एक चीज बता के अभी मैं थोड़ा बाद में क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ती हूँ। सो what they want to do is they want to take away the land from the people. लोगों से जमीन अगर छीनेंगे, क्योंकि बिल गेट्स ये अमेरिका में कर रहा है। अमेरिका में जो छोटा के पास 6 एकड़ जमीन है, आज वो भी डूबा हुआ है। अब वो लोग तो उनका कर्म भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां के जो ओरिजिनल नेटिव अमेरिकन है उनसे तो जमीन छीना है। लेकिन आज इनकी नौबत आई है, जो 600 एकड़ जमीन वाले को बिल गेट्स खत्म कर रहा है। बिल गेट्स के पास आज 30 लाख एकड़ जमीन है। ही इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट लैंड ओनर, और या उसके जैसे लैंड ओनर होंगे। जैसे हमारे पास अदानी अंबानी के पास कितना जमीन है। अंबानी ने यूपी में 50,000 एकड़ जमीन लिया, और वो शायद खेती करेगा। तो इनका एक प्लान है कि आपको आपका फ्रीडम निकाल देंगे, आपको नौकरी करना पड़ेगा। अब आगे जाके नौकरियां भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि एआई आ गया ऑलरेडी। जो जितने भी
सॉफ्टवेयर की नौकरियां हैं या जो भी आर्टिस्ट की नौकरियां, सब जाए। फिर क्या होगा? सब लोगों को घर में बैठना पड़ेगा, सबको राशन पानी देंगे, बोलेंगे अगर आप चुपचाप बैठेंगे तो आपको राशन पानी, आपको खाना मिलेगा, आपको पानी मिलेगा, या तो सूंघने के लिए थोड़ा हवा मिलेगा, कभी कभी आपको थोड़ा बाहर जाके पिक्चर देखने की परमिशन मिलेगी। ये लोग कर पाएंगे क्योंकि दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन डिजिटल करेंसी। वो तो ऑलरेडी आ चुका है इंडिया में, डिजिटल करेंसी इज अ प्रोग्रामेबल करेंसी। वो प्रोग्रामेबल करेंसी में कैसा होगा कि आप आपका खुद का पैसा कहाँ पे आप खर्च कर सकते हो, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। आप रिलायंस में खरीदोगे या आप ठेले वाले के पास खरीदोगे। अगर आप ठेले वाले के पास खरीदोगे तो शायद वो करेंसी काम नहीं करेगा। दिस इज वेयर दे आर टेकिंग, दिस इज व्हाट इज द थिंग अबाउट डिजिटल इंडिया। और ये सारे के सारे पार्टीज इसमें है। ये क्योंकि मनमोहन सिंह के समय में, क्योंकि वो कोएलिशन गवर्नमेंट था, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे हटाता है, कोई मतलब धक्का मुक्की हो रहा है। उनका जो एजेंडा है भारत में नहीं चल रहा था उनके तेजी, उनके रफ्तार से, इसीलिए सबने मिलकर मोदी को खड़ा किया। ये किसने खड़ा किया? मोन्सेंटो, बिल गेट्स ने 6,000 करोड़ दिया था उनके 2014 के कैंपेन के लिए। सो ये जो हिंदू मुस्लिम का चीज, ये सारी चीज वही ब्रिटिश लोग कर रहे हैं जिन्होंने हमको डिवाइड एंड रूल हमारे देश में ऐलान किया था 2200 साल पहले। सो द सेम आर ट्राइंग टू कंट्रोल द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। तो सबसे बड़ी चीज है जमीन बचाओ। अगर जमीन बचाएंगे, खेती बचाएंगे तो ही देश बचेगा। तो ये हमारा नारा होना चाहिए, नहीं तो के वाट लग जाएगी, सबकी वाट लग जाएगी। वाट सारी वो तो बम्बई में कहते हैं, मतलब सबकी लगेगी। बस इतना ही मुझे कहना है। सत्य प्रकाश जी, जी आदरणीय सत्य प्रकाश जी। जी जी बोलिए। जी, आगे प्रश्न उत्तर लिए जाएं या कुछ पर हाँ, विचार रखें? नहीं नहीं, उन्होंने जी अपनी बात रखी, पूरी पूरी बात विस्तार से रखी अपनी बात, जो उनकी समझ है, जो उन्होंने देखा है, जो महसूस कर रही है और जो संघर्ष कर रही है, उसको रखा है। अब सवाल जवाब हो तो ज्यादा अच्छा लगा, उसके बाद फिर देखते हैं बाद में क्या निकलता है। क्योंकि वो प्रैक्टिकल संघर्ष कर रही है। अब उसमें कुछ सवाल जो भी मित्र करना चाहे तो पूछे, किस तरह उनकी फिर मदद हो सकती है, ये भी एक सवाल है। चलाइए अभिषेक जी। जी जी, ठीक है। सभी साथियों से आग्रह है कि बारी बारी से अपना हैंड रेज करके प्रश्न करें। सबसे पहले प्रश्न प्रोफेसर योगेंद्र, प्रोफेसर साहब, आपका प्रश्न। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, आपका प्रश्न, फिर गोपाल प्रसाद जी, आपका प्रश्न। जी जी अभिषेक जी, बड़ा अच्छा बहन जी ने रखा है। ये बिल्कुल सच्चाई है जो इन्होंने रखी है। और किसान और गांव में आदमी तभी बचेगा जब गांव की जमीन बचेगी। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि दो बड़ी ताकतें, मल्टीनेशनल की और सरकारों की, राजनीति की, दोनों ही ताकतें जो हैं किसान विरोधी हैं। जैसा अमेरिका का उदाहरण दिया कि ज्यादातर जमीन जो है बिल गेट्स के पास है, सबसे बड़ा किसान आज के दिन अमेरिका का वही है। यही परिस्थिति हिंदुस्तान में भी क्रिएट करते जा रहे हैं। यूरोप और ये तो सब पहले हो चुके हैं, वहां तो खत्म हो चुका, अब बचा इंडिया है। लेकिन मूल कारण अगर देखें तो वो व्यवस्था है जिसपे काफी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था है, तो पूंजी के ही इर्द गिर्द सारी चीजें चलती हैं। तो इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो सरकार की सोच, राजनीतिक मंशा जो है पूंजीवादियों के पक्ष में जो हो रही है, तो वो तो नीतियां ऐसी बनाते हैं जो किसान विरोधी हों। और दूसरा, मानसिक सोच
गांव में किसान है उसकी भी यही है कि वो भी पैसे के ही इर्द गिर्द चलता है। जब तक उसकी मानसिक सोच नहीं बदलेगी तो ये परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। मैं उदाहरण दूं कि गांव में कभी कोई पेड़ नहीं कटता था, कोई पेड़ नहीं काटता था जब तक उसके पैसा नहीं जुड़ा। जब उस पेड़ को ये बता दिया गया कि ये 5,000 रुपया है, वो पेड़ कट गया। ऐसा ही जमीन का है कि जमीन के साथ पैसा जोड़ दिया और लोग पैसे के हिसाब से उसको देखने लग गए, सिर्फ पैसे की लालच में उसको बेचते हैं। और सरकारें जो हैं नीतियां ऐसी बनाती हैं जो खरीदने वालों के पक्ष में आ जाती हैं, जैसे कोई भी नोटिस दे के उसको पब्लिक इंटरेस्ट दिखा के किसी भी तरह से SEZ बना के अलग अलग तरीके इन्होंने अपनाए और जमीनों का अधिग्रहण करते चले गए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कुछ लोगों ने विरोध किया, जैसे सरस्वती बहन कह रही है, ऐसे दूसरी जगह पे भी किसान जमीन से जुड़ा हुआ था, किसान का उसके साथ लगाव था। जब तक उसका कृषि जमीन के साथ उसका लगाव रहा उसने कृषि को खेत को नहीं बेचा। लेकिन जैसे जैसे लगाव जमीन से कम होता चला गया वो पूंजीवादी व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंस गया। हरियाणा का अगर मैं उदाहरण दूं तो हरियाणा के अंदर आज मार्केट से 4 गुना ज्यादा पैसा सरकार देती है। हर आदमी यही कोशिश कर रहा है, सिपास लगवा दो कि मेरी जमीन अधिग्रहण हो जाए जिससे मुझे 4 गुना पैसा मिल जाए। तो सरकार को जमीन लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसलिए जमीनें सारी बिक रही है। तो इसमें दोनों तरफ के तीन तीन तरह के हमें गतिविधियां एक साथ करनी पड़ेंगी, कुछ भी बदलाव चाहते हैं। पहला तो ये कि हम अ, लोगों को इस मजबूती पे करें कि अगर जमीन है तो तुम्हारा जीवन है, अगर जमीन चली गई तो तुम्हारा जीवन सूनर और लेटर खत्म होने वाला है, क्योंकि और कोई साधन नहीं मिलेगा। जमीन बेच के क्या करता है, एक शहर में मकान मिल जाएगा उसको, गाड़ी मिल जाएगी, बच्चे को प्राइवेट कॉलेजों में अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ा लेगा। उसके बाद बच्चों को नौकरी मिलेगी नहीं, जाएगा कहाँ वो, जमीन बिक गई। तो वहां खत्म हो जाता है जाके, और हो रहे हैं लोग। तो एक तो ये है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत दिशा में हमें चलने की जरूरत है। जैसा कि कहा कि प्रकृति के जितना नजदीक रहेगा इंसान उतना ही सुखी रहेगा। तो मानव का प्रकृति के साथ संबंध और मानव का मानव के साथ संबंध जितना मजबूत होगा हमारे समाज को उतनी मजबूती मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो दो दानव हैं, एक पूंजीवादी लोग और एक राजनीतिक व्यवस्था, इन दोनों को भी बदलने की जरूरत है। जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं आएगा, राजनीति में हम लोग आगे बढ़ के इसको बदलेंगे नहीं, तो परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। संघर्ष से बहुत कम उम्मीदें हैं, क्योंकि आज तंत्र पूरा का पूरा जो है वो बदल चुका है। कितने लोग हम कर सकते हैं, 100 आदमी चले जाएंगे, 500 चले जाएंगे, वहां 2,000 पुलिस खड़े कर देते हैं ये लोग, क्या करोगे आप लोग। तो एक राजनीतिक मैं बदलाव और जो है पूंजीवादी सोच में बदलाव की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा विचार था। जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं एक बात रखना चाहती हूँ यहाँ। तो ये इसी बात पे मैंने निर्णय लिया कि अगर हम खेती को बचाना है या गांव को बचाना है तो पहले खुद को करना चाहिए। अगर हम लोग अभी मतलब मैं मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, जो अभी रिसेंटली वर्धा में एक मीटिंग हुआ था, वहां पे सब लोग देश बचाने की बात तो करे, लेकिन उसी में एक भाई साहब जो आए थे, वो अपने बच्चे को यूनाइटेड नेशंस में काम कराने के लिए भेज रहे हैं। एक तो हम उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ बात कर रहे हैं और अपने बच्चों को वहां भेजने बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये बात मैं अभी 10 साल या 10-12 साल पहले भी जितने भी एक्टिविस्ट लोग हैं उनको यही कहा कि आप में से अपने बच्चों को कितने लोग खेती खेती करने के लिए भेजेंगे। एंड एवरीबडी वांट्स टू। सो जब तक हम हमारे अंदर वो बदलाव नहीं आएगा, हम कुछ नहीं बदल सकते हैं। तो मैं अपने आप को एक एग्जाम्पल रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने अभी 15 साल हो गया मैं पूरे के पूरे गांव में ही रहती हूँ और खेती करती हूँ। आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि ये एक डाइकोटमी है। मैं किसी को मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सभी लोग अच्छे इंटेंशंस हैं, बट जब अपने खुद के बच्चों के बारे में आ जाता है एक प्रश्न,
तब हम सोचते नहीं, हम अपने बच्चों को तो बड़ा पढ़ाएंगे या इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनाएंगे, और वो भी शायद गांव में काम नहीं करेंगे। तो एक बात तो है कि अभी एआई आने के इस चक्कर में सब लोगों को थोड़ा ना थोड़ा वो एक उनको कन्विंस करना भी काफी आसान है। हमारे पास तो आसान हो रहा है थोड़ा, क्योंकि एक और बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, वो है जैविक खेती का। पूरे साउथ में तो काफी जगह चल रहा है, हमारे तेलंगाना आंध्रा में भी ये चल रहा है। तो हम उसके साथ साथ इसको भी जोड़ना चाहते हैं कि आप देश मतलब भूमि को भी बचाना। तो काफी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वापस खेती में, मतलब खेती में जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली आफ्टर कोविड दे रियलाइज कि अगर हमको जीवित रखना है, मतलब इफ यू वांट टू सस्टेन योरसेल्फ देन यू हैव टू हैव सम एक्सेस टू फूड एंड एवरीथिंग, अपना खुद का खाना वगैरह होना चाहिए। इसलिए भी काफी लोग जा रहे हैं, ये एक अच्छा ट्रेंड है। लेकिन जो आपने कहा बिल्कुल वही बात सही है कि हम लोगों को अंदर ये दिमाग में डालना चाहिए कि क्यों जमीन को बचाना है। तो मेरा साथ साथ, मतलब साथ साथ ये भी कोशिश है हमारे खुद के गांव में सब लोग क्यों लोगों को ये बताना कि जमीन क्यों बचाए और गांव क्यों बचाए। एंड आपने जो कहा वो जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ द माइंड, विच इज वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली 100% ट्रू। तो मैं फिर से वही मानती हूँ कि अगर हमको ये सब बदलना है तो पहले तो अपने घर से चालू होना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी। गोपाल जी, आदरणीय गोपाल प्रसाद जी। जी नमस्कार। सरस्वती बहन को पहली बार सुन रहा हूँ, वैसे तो वर्धा में सुन चुका हूँ। और जो मुद्दा है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, भूमि अधिग्रहण की वास्तविकता, मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार ने दो प्रमुख संशोधन किए हैं, एक लैंड एक्विजिशन एक्ट में और एक फॉरेस्ट एक्ट में। ये दोनों जो संशोधन हुआ है मेरे विचार से पूर्णतः अवैध है। अवैध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक का जो एक मानदंड था वो ये था कि लैंड इक्विजिशन जो है वो किन क्राइटेरिया के तहत वो करेंगे। अब की जो लैंड इक्विजिशन में जो संशोधन किया है वो ये है कि किसी भी उद्योगपति को देने के लिए किसी का भी जमीन लेकर के वो उसको दे सकते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें सरकार ने जमीन किसानों से ले लिया लेकिन वो उद्योग वहां पर खुला नहीं और पुनः वापस वो किसानों को वो वापस किया नहीं गया। तो इस तरह की समस्याएं आ रही है। अभी वर्तमान में सेना की जो जमीन है, सेना की जमीन जो रेस्ट्रिक्टेड होती है, जो किसी को नहीं दी जा सकती सिवाय सेना के, उसमें भी इन्होंने प्रावधान में चेंज करके और 3 प्रमुख लोगों को दिया है, अडानी को, श्री श्री रविशंकर जी को और बाबा रामदेव जी को, अयोध्या में। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि आप किसके लिए ये संशोधन कर रहे हैं। भूमि का जो हमारा जो रिसोर्सेज है, हमारा जो जल जंगल जमीन जन और जानवर के संरक्षण की आज बात हो रही है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर जनता का अधिकार है और सरकार अपनी चला रही है, जनता को तो कुछ दे नहीं रही, वो दे रही है वीआईपी लोगों को जो जिनसे वो ऑब्लाइज है उनको दिया जा रहा है। तो आज तो एक इस पर डिबेट चलना चाहिए इस विषय के ऊपर। कुल मिलाकर के लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। बट इट इज नॉट डेमोक्रेसी, इट इज टोटली मनीक्रेसी। ये लोकतंत्र नहीं धनतंत्र है। और मैं इसी विषय पर किताब लिख रहा हूं और इन सारे चीजों का कच्चा चिट्ठा हम अपनी किताब में शामिल करेंगे। आज जो ये विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ये जो कानून जो बदलाव इन्होंने किया है किसके लिए किया है? क्या जनता के लिए किया है? बिल्कुल नहीं, सारे वीआईपी को ऑब्लाइज करने के लिए किया है। ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि आज ना बीजेपी का सत्ता है, पहले जब कभी कांग्रेस का शासन था तो क्या उस टाइम में जल जंगल जमीन जन और जानवर संरक्षित थे? क्या उनका पूरा प्रोटेक्शन होता था? तो सवाल उठता है कि हर सरकार में बहुत सारी कमियां रही है और कमियां होती रहेंगी। हमारा उद्देश्य है
कि लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक तत्व है उनको सजग प्रहरी की भूमिका निभानी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। जनता के हक और जनता के अधिकार की लड़ाई शुरू होनी चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए, उस पर जनचेतना जागृत होना चाहिए और आम जन तक अंतिम पायदान में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए पीड़ितों के पक्ष में खड़े होने की आज जरूरत है। उसके लिए सभी देश के सजग नागरिकों को एक साथ कोऑपरेटिव मॉडल में जुड़ने की जरूरत है। कोऑपरेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपने कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कर लिया, आपने कोऑपरेटिव का सोसाइटी कोई बना लिया। संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग और सहकार, इस मूल भावना से जब नागरिक हितों के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आ सकती है। और कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, उनको सत्ता छोड़ना ही पड़ेगा। जन दबाव से बड़ा कोई दबाव नहीं होता है। आज बिल्कुल योगी चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे अमित शाह और मोदी जी की, यही दो आदमी सरकार चला रहे हैं, बाकी तो सब डमी है। मेरा अपना मानना है इन दोनों के पास रिमोट कंट्रोल है और पूरी की पूरी, जैसे आज मैं वाराणसी में हूं, मैं महसूस करता हूं यहाँ काशी कॉरिडोर के नाम पर केवल और केवल गुजरात लॉबी के वो लोग जिन्होंने इनको चंदा दिया था 2014 से लेके अब तक, उनको ऑबलाइज करने का पूरा मैनिपुलेटिंग हो रहा है। आप देख लीजिए डाटाबेस निकाल करके, क्या यहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें प्रोटेक्शन मिला है? क्या ये बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की? नारा इनका है वोकल फॉर लोकल, लेकिन आप देखिए निकाल करके डाटाबेस की, क्या वाराणसी के स्थानीय लोगों को इन्होंने वरीयता क्यों नहीं दी? तो इसका मतलब है आपके चाल, चरित्र और चेहरा में बिल्कुल अंतर है। आपके मनसा, वाचा, कर्मणा में अंतर है। आप जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। इसलिए तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये जो चाल, चरित्र और चेहरा अलग अलग दिखाने वाले लोग हैं, जो जिनके चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा है, उनको आज गद्दी से उतारने की जरूरत है। और वो हक जनता अपने अधिकारों को भूल चुकी है। आज राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में चुनाव आयोग की सारी असलियत सामने ला करके रख दी है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से वोटों का मतहरण किया गया है और उन सारे चीजों को जब एविडेंस के सामने में साथ में जब दिया गया है, एड्रेस के रूप में 0 लिखा आ रहा है, एड्रेस के रूप में वोटर कार्ड ट्रंप का बनाया जा रहा है, सर्टिफिकेट ट्रंप का बन रहा है। ये क्या मजाक है? आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप सारा का सारा चीज एकदम तहस नहस करके आपने रख दिया और आपने एक अडानी के भक्ति में पूरे देश को लुटा दिया। ये कहां का इंसाफ है? आज ये जनता पूरी अंदर से बौखलाई हुई है, वो और बिल्कुल सहन करने के मूड में नहीं है, एकदम इतना आजी जा चुकी है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि जनता को समझ में आएगा। एक तरफ पेस्टिसाइड्स जो कंपनीज है, जो रासायनिक खाद है और पेस्टिसाइड कंपनियों का, और ये जो विदेशी जो बीज है, हाइब्रिड बीज है, इन कंपनियों का माया जाल, इतना तंत्र इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने हमारे खेत को पूरा तहस नहस करके रख दिया, हमारे किसानों को तहस नहस करके रख दिया और आज वही कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज हम विषयुक्त चीज जो ग्रहण कर रहे हैं, हमारी विचारधारा, हमारा स्वास्थ्य सब बर्बाद हो रहा है और आज इसको बचाने की आवश्यकता है। हमें विष मुक्त खेती और जैविक कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। देखिए क्या है, यहाँ पे अगर 3 साथी हैं तो सभी के पास 30 सेकंड के करीब होंगे, ताकि एक रहे कि हम लोग एक कोऑपरेटिव मॉडल पे काम कर रहे हैं। अगर हमारे साथी 5-5 मिनट लेंगे प्रश्न रखने में और बात रखने में, तो ये कोऑपरेटिव मॉडल नहीं है, समय की चोरी भी चोरी है। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आज की वक्ता हमारी सरस्वती बहन है और हम सब श्रोता हैं। 1 मिनट में बात रखें, आधा मिनट में बात रखें। धन्यवाद। मदन मोहन जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सरस्वती बहन को मैं ये कह रहा था कि क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 के मुताबिक जो ये दुराचार हुआ है उसको ठीक किया जा सके? 73 और 74 माने सॉरी, व्हाट इज द नंबर इन इंग्लिश? 73 and 74.
हाँ, तो इसमें दो तीन समस्याएं हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी गांव में आधे से ज्यादा लोग अपनी जमीन दे चुके हैं, क्योंकि उनको मतलब जो भी हुआ था, और जो लड़ रहे हैं वो तो अपने खुद के निजी जमीन के लिए, जो डिवाइड एंड रूल मैं कह रही हूँ ना, वो सब हो रहा था। तो ग्राम सभा, तो हमने पहले भी ग्राम सभा के रेजोल्यूशन पास किए थे कि हमको ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। हालांकि अभी फिर से कोशिश चालू है कि सबको एकत्रित करके प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दी जाए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो ये लोग जमीन नहीं ले पाएंगे। हम लोग काफी मतलब पॉलिटिकल भी प्रेशर लगा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी वहां बैठा है, बोल रहे हैं कि मैं संविधान को बचा रहा हूँ, और हम कह रहे हैं कि आपके खुद के जो स्टेट है वहां पे तो संविधान का खून हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो अभी दिल्ली में जो बीसी रिजर्वेशन के लिए लोग बैठे थे, हमारे कुछ लोग वहां गए हैं उनसे भी मिलने के लिए। तो वी आर ट्राइंग टू डू द पॉलिटिकल थिंग। जो what we need is if people can put some pressure on Rahul Gandhi saying कि तुम इतने सारे भाषणबाजी कर रहे हो और तुम्हारे खुद के राष्ट्र में मतलब स्टेट में ये सब हो रहा है और तुम क्यों चुप रहे हो। क्योंकि हमने ऑलरेडी 2013 जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा कि हम वो वापस लाएंगे, क्योंकि जो पिछले सरकार थी उन्होंने 2013 के जो एक्ट है उसको नकारते हुए अमेंडमेंट बिल लाए, एक्ट लेके आए, विच मेड इट वेरी इजी फॉर देम। 2013 का अगर एक्ट होगा तो जो भू अधिग्रहण है वो इतना आसान नहीं होगा। बट लाइक द प्रीवियस पर्सन सेड कि ये इन्होंने जो पूरे एक्ट को भी, सेंट्रल में भी काफी कुछ चीजें चेंज हो गई। माई कंटेंशन इज, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस लाना चाहिए कि जमीन को क्यों बचाना है, खेती को क्यों बचाना है। अर्बन एरियाज में भी इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, हर एक को होनी चाहिए। उससे भी उस वो एक बात है, और उससे ज्यादा इस विकास को ही हमको नकारना है। इस विकास को जब तक हम नहीं मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस विद इन दिस सिस्टम, वी विल नेवर फाइंड द सॉल्यूशन। अगर आपको देश को बचाना है तो गांधी जी का जो इकोनॉमिक मॉडल है, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अब जब तक हम कहेंगे कि हाँ, अच्छा ठीक है थोड़ा शहरीकरण कर देंगे, जितना चाहिए उतना तो ऑलरेडी हो चुका है, और शहरीकरण बंद करो, और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बंद करो, क्योंकि देश को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, आगे की पीढ़ी के लिए कुछ तो बाकी रखना है। जब तक ये मुद्दा सबसे, आई मीन अनलेस एंड अनटिल एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि ये विकास नहीं है, ये विनाश है, वी कैन नॉट सेव द कंट्री। तो ये सिर्फ एक चंद एक्ट से या कोई 73rd अमेंडमेंट से नहीं होगा। ठीक है, हमारे इलाके में या कहीं कहीं पे जहाँ पे भी भू अधिग्रहण हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मुद्दा इससे भी बड़ा है, क्योंकि सबको एक जॉम्बी स्टेट बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। सबको ये एहसास हो रहा है कि हमारे पास अगर 1 लाख का स्मार्टफोन नहीं है तो हम इंसान नहीं। ये तो इन्होंने 90s से चालू किया, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ, लिबरलाइजेशन चालू हुआ, सबसे पहले लोगों के दिमाग खराब करने के लिए इन्होंने प्राइवेट टेलीविजन के माध्यम से सबका दिमाग खराब किया। उसके बाद फर्स्ट माइंड कंट्रोल हुआ, फिर बाद में अभी मनी कंट्रोल होगा, फिर बाद में सब इंसान का कंट्रोल हो जाएगा। सो वी हैव टू अटैक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ कि ये विकास नहीं है, ये विनाश है। ये हर भारत के हर व्यक्ति जब ये सोचेगा तब बदलाव आएगा, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो सिर्फ फायर फाइटिंग ही होगा। कोई ना कोई आके बोलते हैं अरे आप विकास को क्यों बंद कर रहे हो, किसी को बुलेट ट्रेन चाहिए, कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है। आज वहां टनल बना रहे थे, वहां कहाँ पे, अमरनाथ के पास, बालटल से कहीं और तक। अरे आप हिमालय के अंदर से टनल नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है, आप आप ये सब क्यों कर रहे हो। सो अंटिल एंड अनलेस वी क्वेश्चन दिस मॉडल, वी कैन नॉट विन दिस गेम, वी कैन नॉट विन दिस। जिस तरह भाई साहब ने कहा कि हरियाणा का किसान बेचना चाहता है, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे किसान पहले
थे, लेकिन क्योंकि धक्का मुक्की खाए, सबको पता है कि एक बार जमीन गया तो पूरा नुकसान है। यहाँ पे लोग अभी भी काफी जमीन से जुड़े हैं, इसलिए थोड़ी बहुत रेसिस्टेंस हो रही है, उनको भी खरीदा जाता है, सब कुछ होता है। So until and unless we change the people's attitude, पहले अपना एटीट्यूड चेंज करो, फिर बाद में दूसरों का। जैसे मैंने वो भाई साहब का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो कह रहे कि मेरे बच्चे को फ्रेंच पढ़ाना है ताकि वो जाके यूनाइटेड नेशंस में नौकरी पाएगा। तो हम क्यों हमेशा ये कहते हैं अपने बच्चों को कि तुम नौकरी करो, नौकरी तो चाकरी है। Unless we change that attitude, we cannot change the situation. This is my मतलब ये मेरा ओपिनियन है बस। आपने बहुत कुछ सही कहा। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये जी। जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत। और हमको इनकी बजाय हमको अपनी लोकल लीडरशिप इतनी मजबूत करनी पड़ेगी। और तो सेक्शन 73 और 74 भाई जो एक ग्राम स्वराज के बारे में बात करता है, एक वार्ड स्वराज के बारे में बात करता है, उसको लागू करने के लिए उसमें पास किया हुआ रिजोल्यूशन पार्लियामेंट से भी ज्यादा प्रभावी है। ये बिल्कुल। इस बात को जो हमारे रणवीर जी कहते हैं, इसको लागू करते हुए हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय लोकल लीडरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात किया है आपने। जी। सुनील शिंदे जी, हाँ श्री सुनील राव। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। मैं क्षमा चाहते हुए 30 सेकंड को पार करके 1 मिनट तक दूंगा। सबसे पहले सरस्वती जी ने जो बोला है भूमि अधिग्रहण, ये विषय इतना गंभीर है और जो बीच में कुछ कुछ बातें आई हैं, मुझे लगता है इसका असली नाम होना चाहिए मनुष्य का जीवन मरण अधिग्रहण बिल है। ये मनुष्य का जी। जीवन अधिकृत करने वाला बिल है ये। इसकी गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा। सरस्वती जी की रिकॉर्डिंग जब डालें तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि एक लाइन आई है बीच में, इन्होंने कही है कि भूमि अधिग्रहण बिल हो, पूंजीवाद हो, समाजवाद हो, कोई सा भी वाद हो, ये किसी एक सरकार का नहीं, इनके दिखाने के चेहरे अलग अलग हैं। जैसा सरस्वती जी ने कहा कि जो काम तेज गति से नहीं हो रहे थे, उस काम को गति देने से, गति से करने के लिए मोदी को 14 में लाया गया। इस लाइन पे सभी चिंतन मनन करें, ये बहुत गहरी बात बोली है। और क्योंकि उसी विषय में कुछ न कुछ मैं ढूंढते रहता हूँ, सिर्फ एक ही बात बोल के खत्म करूंगा कि जिस प्रकार कितना भी कर लें जमीन, जैसे अब सरस्वती जी एक करे कि वे जमीन रोको, मैंने भी 2 एकड़ जमीन रोक रखी, सब करिए, लेकिन जो गोपाल जी ने बताया कि 2 बिल आ गए, कोई सी भी जमीन अधिग्रहण सरकार कर सकती है और सेना की भी कर ली, किसी को भी दे सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अब जीवन मरण का प्रश्न है। यदि हमें इन सब लोकल बातों को लोगों को जागरूक करके और सीधे सीधे, कांग्रेस भी वही है, बीजेपी भी वही है, सारे लोग बिल गेट्स या उनके किसी न किसी के इशारे पे चलने वाले मिल जाएंगे। हमें लोकल नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा और इन सबसे अलग हटके। नहीं तो यही होगा कि फुटबॉल जैसे हम घूमेंगे, उधर से किक मारी इस गोल में, इधर से किक मारी इस गोल में। अभी सरस्वती जी का आज सत्र है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। आत्मा झकझोर दी है। ये जीवन मरण बिल है, जीवन और मरण, ये अब विकल्प आपका, आप खुद तय करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। बलदेव राज सूद जी, आदरणीय बलदेव राज सूद। हाँ हाँ, मैं अपने सरस्वती बहन जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा रखा है और एक उदाहरण है सारे देश के लिए कि एक महिला, पढ़ी लिखी महिला, अपने उसको पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके वो बड़े अपने स्टेटस जीवन को छोड़ करके खेती कर रही हैं। एक देश के लिए उदाहरण है। हमारे यहाँ पहले परंपरा थी कि महिलाएं जो है वो खेती में काम करती थी मिलजुल करके, परंतु अब महिलाएं जो है वो खेती में काम करना उन्होंने बंद कर दिया, अपना अरिस्टोक्रेटिक जीवन जो जी रही है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण अपने देश के लिए है सरस्वती जी का, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि राजनीति से ऊपर उठ करके, तो मैं ये कहता हूँ कि समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जड़ है राजनीति। अगर हम राजनीति को नकार देंगे या राजनीति के ऊपर सोच करेंगे तो ये समस्याएं ऐसी तैसी रह जाएंगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अच्छी जो आप जैसी महिलाएं हैं और जो अच्छे लोग हैं जो देश और समाज के लिए अच्छा चाहते हैं, उन सब लोगों को राजनीति में आना चाहिए।
और राजनीति में जब आएंगे तब जाकर समस्याएं हल होंगी, क्योंकि आपको केवल मात्र वोट देने का अधिकार है और कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं आपको, और ना ही वो कानून हटाने का अधिकार है। कानून बनाने का और कानून हटाने का अधिकार राजनीतियों को है। इसलिए अपने देश में अगर आप ठीक चाहते हैं व्यवस्था, तो राजनीति में जाकर के हमें उस जो हस्तक्षेप करना चाहिए और जो अव्यवस्था बन रही है अपने देश में, उस अव्यवस्था को ठीक करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। धन्यवाद बलदेव जी। आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज। सभी लोगों के वक्तव्य बहुत अच्छे हैं। आदरणीय सभी लोगों ने सुझाव अपने अच्छे दिए। जो ये जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है उसमें सबसे पहला तो ये कार्य है जो हमारे बलदेव जी ने कहा कि सबको राजनीति में आने की जरूरत है। कैसे बचेगी जमीन और कौन बचाएगा? किसान को जो विनोबा भावे जी ने जमीनें दिलाई थी, पट्टे वाली, पट्टे दिए गए थे, आज वही किसान उन जमीनों को बेच रहा है क्योंकि वो कर्म नहीं करना चाहता है। पैसे इकट्ठा करके फिर वो भूमिहीन बन करके पुनः जमीन चाहता है। तो ये हम में बहुत बड़ी कमियां हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज या कोई भी पूंजीपति हमारी जमीन तभी खरीद सकता है जब हमारी जमीनों में काम नहीं होता है। तो हमको अपने अपने प्रदेश में संगठित होकर के सरकार की बनाई हुई नीतियों का विरोध करना चाहिए। हमको ऐसे उठाई और चोर सरकार नहीं चाहिए। हमको संघर्ष करके अपने लिए काम करने की जरूरत है। हम सभी मिल करके काम करें और ये जो अधिग्रहण का काम चल रहा है इसके खिलाफ खड़े हों। हमारे जो जंगल काटने के काम हो रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हों। हमारे जो पर्वत खोदे जा रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हों। तभी हम कुछ कर सकते हैं और अच्छा जीवन सबके लिए बना सकते हैं। यही हमारी एक सुझाव है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देते देते, प्रश्न पूछते पूछते हम लोग का जीवन बीत जाएगा। एक दूसरे को सुझाव दें, कुछ करने के लिए आगे बढ़े, तभी कुछ हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। हमारे जीवन चंद्र उत्पेती जी, आदरणीय जीवन चंद्र उत्पेती जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू अभिषेक जी। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और मुख्य वक्ता जी भी, बहुत मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा है। मैं एक बात आपको इस संदर्भ में मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक इन्होंने बात कही थी कि जो भूमि अधिग्रहण वाला, देखिए ऐसा है, मैं केवल उत्तराखंड की बात ले रहा हूँ मैं, क्योंकि उसको मैंने बहुत स्टडी शुरू से ही देखा है और समझा भी है। अब जमीन देखिए वहां पर पहले ये था कि आप जितना जमीन चाहे वहां पर आप परचेज कर लीजिए, और उस परचेज करने के बाद ये हुआ नियम बदले। नियम बदलने के बाद ये हुआ कि जो जो बिजनेस कर रहे हैं, जो फैक्ट्री लगा रहे हैं या जो कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, उनको तो आप जितना चाहे वो जमीन दे दीजिए, करें। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने ली और उसके बाद उन्होंने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया, और जब तक सब्सिडी मिलती रही तब तक तो उन्होंने यहाँ काम किया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या धीरे से भाग गए, अपना जहां से आए थे वहीं चले गए, और वो ऐसी की तैसी उसको जमीन भी गई और सब गया। अब प्रश्न उठा कि उस जमीन का करें क्या, तो दूसरी गवर्नमेंट बनी, दूसरे मुख्यमंत्री आए, उन्होंने अब तक तो ये था कि जो उद्योग के लिए दी गई जमीन उसमें कृषि नहीं होगी। अब सवाल आया भाई कि कृषि नहीं होगी तो उसका होगा क्या? तो अब ये बाद में इन्होंने ये किया कि नहीं, उस जमीन को हम गवर्नमेंट अधिकृत कर लेगी, ये नहीं बन गया। यानी वो जमीन किसान से भी गई और उद्योग से भी गई और उसे गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया। और फिर उसका जब बहुत बवाल हुआ तो फिर कहते हैं भाई अब जब है केवल हम 1.5 नाली से ज्यादा जमीन अब किसी को बेचेंगे नहीं, सारी जमीन तो गई, इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। अब रहा गांव की बात आई। आप गांव में जो ग्रामीण गांव दूरस्थ जगह पर है, वहां पर जो खेती पारंपरिक रूप से होती थी, फल फूल दवाइयाँ ये सब, और आदमी उसी में खा करके स्वस्थ रहता था। इवन डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता था उसे, वो दवाई भी जानता था वहाँ। हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग थे कि जो एक खुराक दे देते थे तो जड़ से बीमारी चली जाती थी, उनको फिर दोबारा होती ही नहीं थी। ऐसे वैद्य थे, ऐसे जानकार लोग थे। तो अब उन्होंने क्या किया कि वहां से तो प्लान कर लिया उन्होंने। इन्होंने जंगल को भी, जो पहले ग्रामीण लोगों के उसमें हुआ करता था, मतलब जिस गांव के नजदीक जंगल है उसकी सुविधा किसको मिलनी चाहिए,
उस गांव के लोगों को मिलनी चाहिए। तो इन्होंने उसको भी अधिकृत कर लिया, लो अब तुम जंगल में भी नहीं घुस सकते हो, तुम्हारी गाय भैंस बकरी भी नहीं जाएंगे वहां, आप अपना जंगल का एक अलग अधिग्रहण करके उसको पंचायतें जंगल वन पंचायत बना दिया। अब ये जो सब उठा पटक इन्होंने सब बर्बाद करने के सब रास्ते अपना लिए हैं। अब हम तो फंस गए, जो फंस ही गए हैं। लेकिन जो ये आपने अभी मैडम ने बताया और आप सब लोगों का, हम लोगों का जो उद्देश्य है कि हम लोग गांव का विकास कैसे करेंगे, और जो कार्य चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और लेकिन इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इस पर हमको मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। और राजनीति, अभी अभी प्रेमानंद जी ने कहा कि जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्ता के पास एक ताकत होती है, और सत्ता अगर बेईमान क्या चली गई तो उस हिसाब से चलाएगा, ईमानदार क्या चली गई तो उस हिसाब से चलाएगा। तो हमको ये देखना है कि हमें कौन इस सत्ता को ईमानदार लोगों को किस तरह दी जाए। ये इस मेरा यही कहना है। धन्यवाद। सर जी, मैं एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात सही नहीं है। अगर यही बात होती तो हमारे ऊपर ब्रिटिश वाले अंग्रेजी लोग राज कर रहे थे और हमने उनको हटाया। कैसे हटाया? वो तो जनता के सत्ता ने दिखाया ना अपना पावर। तो द प्रॉब्लम टुडे इज कि वो जमाने में लोगों के दिमाग के ऊपर कंट्रोल था, आज लोगों के दिमाग के ऊपर कंट्रोल है। तो चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वही एक रास्ता है। जब तक हमारे नंबर्स ज्यादा नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकता है। तो मैंने यही कहा कि हमको खुद को बदलना चाहिए और लोगों को साथ में बदलना चाहिए, ताकि हम जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अगर आपको अंबानी को हटाना है या उसको मतलब उसको हाउ टू से यू वांट टू डिस्ट्रॉय अंबानी, पहले उसके बना हुआ सामान खरीदना बंद करो। यही हुआ था ना हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी। आप स्वदेशी लो, विदेशी बंद करो। आज कॉर्पोरेट की वस्तुएं जितना हो सके, अभी तो हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे कपड़ा है, कपड़ा कितना हम लोग अपने बुनकरों से खरीदते हैं। और जो आपको सामान चाहिए घर के लिए, वो हम कितना अपने गांव के लोगों से खरीद रहे हैं। पहले वहां से चालू होगा कि जब हम कॉर्पोरेट व्यवस्था की बनी हुई चीजों में शामिल नहीं होंगे, उनकी व्यवस्था में शामिल नहीं होंगे, तब वो गिरेगी, नहीं तो वो नहीं गिरेगी। अगर सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि पहले हम अपने घर से पहले बदलाव चालू करें कि हम इस व्यवस्था से बाहर कैसे निकल सकते हैं। नहीं तो इस व्यवस्था में रहते हुए अगर हमारे बच्चों को नौकरी पे भेजना है, अगर हमको ये सारी चीज चाहिए और रिलायंस का बना हुआ कपड़ा पहनना है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। So this is the core change we need to look for। और मैं ये मानती हूँ अगर जनता सही में एकजुट हो सकता है तो कोई भी सरकार, कोई भी ताकत कुछ नहीं कर पाएगी। प्रॉब्लम ये है आजकल कि जनता एकजुट नहीं होती है। उसके कारण तो अभी ऑलरेडी सबने डिस्कस किया, ये जो पैसों के भूत सबके सर पे चढ़ा है, उसको अगर जब तक नहीं जब तक वो नहीं उतरेगा बदलाव भी। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपने कहा आप क्या इलेक्शन में खड़े हो जाओ। मैं बताती हूँ, इलेक्शन में खड़े होंगे तो हमको कोई वोट भी नहीं देगा, क्योंकि जो पैसा देता है उसको वोट देते हैं। तो पीपल हैव टू चेंज। हमने एक जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेधा ताई का। मेधा जी ने कितना काम किया धारावी के लोगों में, हालांकि शायद वो बड़वानी से मे बी शी शुड हैव कंटेस्टेड, लेकिन वो खुद हार गई, उनको किसी ने वोट नहीं दिया। सो समाज को समाज लोगों के सोच विचार को चेंज करना पड़ेगा। वहां पे जंग हो रही है, दैट इज द वॉर विच वी शुड विन। और जिस दिन जनता को मतलब इफ वी कैन मोटिवेट द पीपल, वी कैन विन दिस वॉर। और मैं तो ये सोचती हूँ ये लड़ाई ही है। आदरणीय दीपक अग्रवाल जी। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। बदलाव नहीं करेंगे वो उन्होंने। आवाज साफ नहीं आ रही है। अब आ रही है, अब आवाज आ रही है। हाँ, अब आ रही है। मैं जी जी सरस्वती जी, जी अब की आ रही है। एक बात से बहुत प्रभावित हूँ कि इन्होंने जो बोला कि वो वर्धा में
सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है दीपक जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरे आपकी। दिल को बहुत आपका नेटवर्क खराब है, आप प्रश्न लिख के पूछ लीजिए, लिख के पूछिए, चैट बॉक्स में टाइप करिए और पूछिए, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ सुनाई नहीं दे रही किसी को। महन द्विवेदी जी, महन द्विवेदी जी। जी, सभी को नमस्कार। सम्माननीय बहन सरस्वती जी ने बहुत अच्छी बात कही आज, जहां बात आती है कि इसको कैसे रोका जाए, तो सिर्फ जन जागृति ही एक माध्यम है, और जन जागृति के माध्यम से ही हम जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, प्रकृति पर जो लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जन जागरण के माध्यम से ही रोका जा सकता है, जो बहन ने बतलाया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, इलेक्शन वाली बात आई थी, तो इलेक्शन की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो किसान हो, चाहे लाडली बहना हो, मध्य प्रदेश में चल रही है, ऐसी तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों के खातों में अप्रत्यक्ष रिश्वत भेज रहे हैं। लोगों को आदत पड़ गई है ना। तो इस आदत से बाहर सिर्फ जनजागृति के माध्यम से ही निकाला जा सकता है, और हम सभी लोगों को मिलकर इनके जो कारनामे हैं आम जनमानस के सामने रखने होंगे। हमें धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का नारा हमें देना होगा। महात्मा गांधी की जैसे सम्माननीय जो हमारे महापुरुष रहे, उनके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, उनकी योजनाएं बतानी पड़ेंगी, ग्राम विकास कैसे होगा ये बताना पड़ेगा, हमें जमीनें कैसे हम अपनी जमीनें ना दें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की जानकारी जब तक हम आम जनमानस को, किसानों के बीच में जाकर, लोगों के बीच में जाकर, स्कूलों में जाकर बच्चों को और शिक्षकों को नहीं देंगे, तब तक रोक पाना शायद संभव नहीं है। और जन जागृति से ही ये होगा। और अभी आपने बताया कि डॉक्टर सुनीलम साहब वहाँ गए हुए थे कार्यक्रम में। डॉक्टर सुनीलम साहब को हमने भी टीकमगढ़ एक आयोजन में बुलाया था। वह निश्चित ही किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और डॉक्टर सुनीलम जैसे सम्मानीय लोगों को और उनकी बात को विभिन्न जिलों में, प्रदेशों में भेजनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा और जन जागृति करनी पड़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मैं एक बात करना चाहती हूँ यहाँ, जिस तरह देवेंद्र बलारा जी मतलब घर घर जाके, गांव गांव में जाके, भले ही लोग उनके सुने या ना सुने, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ वो एक हाउ डू आई से, इट्स द वे फॉरवर्ड। वी हैव टू अवेकन आवर पीपल। हमारे लोगों को जागृति से ही ये बदलाव हो सकता है। और जिस बहन जी, भाई साहब ने जो कहा, जो सारे सब कुछ फ्री 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 में जो लोगों को आदत डलवा रहे हैं, उसके वजह से लोग आलसी हो रहे हैं। वो सोचते हैं हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। और अच्छा, ये बात भी हुआ था, जैसे राशन के लिए लोगों ने टीका लगवा दिया, भले ही उनको पता था कि शायद टीका से उनका नुकसान होगा। सो ये तो गुलामी ही है, और गुलामी नहीं तो और क्या है। और जब तक हम लोगों को ये नहीं बता, जैसे अब लोग बोलते हैं हमको नौकरी चाहिए, हम नौकरी क्यों मांगे? ये युवा क्यों नहीं बोलती है तुम्हारे पास इतना सारा जमीन पड़ा है जो आपने किसानों से लिया, आप उद्योगपति को मत दो, हर एक बंदे को 1 एकड़ जमीन दो काम करने के लिए, अपना खुद का मतलब खुदारी से जीने के लिए। ये कोई नहीं पूछता है। वी आर ऑलवेज आस्किंग फॉर नौकरी। हम नौकरी क्यों मांगे? ये मांगने का और ये फ्री में लेने का ये जो कल्चर है, इससे लोगों को बाहर, एक जमाने में ये होता था, कोई मांगते हुए बहुत ही मतलब शर्म महसूस करते थे। आजकल किसी को कोई शर्म नहीं है, बोलते गवर्नमेंट से हम ये मांगेंगे, हम वो मांगेंगे, हमको ये चाहिए फ्री में, वो चाहिए। हालांकि वो पैसे हमारा ही है, लेकिन फिर भी
वाई आर वी टीचिंग, ये जो कल्चर इन्होंने डाल दिया, जो भाई साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखी है, दैट इज द प्रॉब्लम। ये जो दिमाग के अंदर सबके डाल दिया है, एक पैसों का भूत और ये जो फ्री फ्री का भूत है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, देने लायक एक बात और, कि यह इतने डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं कि एक किसान, एक मजदूर और एक आम व्यक्ति 10 दिन तो ऑनलाइन की दुकान पर चक्कर लगाता है कि हम अब आधार अपडेट करा रहे हैं, फिर हम समग्र आईडी अपडेट करा रहे हैं, फिर हम यूनिक आईडी अपडेट करा रहे हैं, फिर एक ये अपार आईडी अपडेट करा रहे हैं। तो ऐसी 15 प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें किसान मजदूर अपनी 10-10 दिन की मजदूरी छोड़कर, चूंकि हम एक स्कूल भी संचालित करते हैं तो देखते हैं, और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ तो देखता हूँ कि लोग सिर्फ इसी में बिजी हैं। उन्हें कहाँ जा रहा है, उन्हें भैया आज काम पे नहीं जाना है, आज तो समग्र आईडी और आधार कार्ड को अपडेट कराना है। तो 10-10 दिन लाइनें लगा के जनता को इन वहम जालों में फंसा दिया कि भैया आपका पैसा तब आएगा जब आपकी आधार समग्र से जुड़ जाएगा, समग्र आपार से जुड़ जाएगा, आपार यूनिक आईडी से जुड़ जाएगी। तो मतलब लोगों को 10 दिन तो ये लोग कागजों के चक्कर में बहकाते हैं कि भाई 10 दिन तो लोग मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं। महेंद्र जी बस और सिर्फ उसमें ये लगा बड़ा है कि अंडरस्टूड बात है, हम लोग थोड़ा सा विषय पे आ जाते हैं। और कोई साथी प्रश्न करे? जितने भी साथी हैं उनसे आग्रह करता हूं कि जितना साथियों का संख्या हुआ करे उस हिसाब से मिनट का 2 मिनट का वो हिसाब होता है, 1 मिनट प्रश्न का और 1 मिनट उत्तर का। उस हिसाब से आप समझ लीजिए, और लगता है तो किस जी तो साथी अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और अपने माइक को म्यूट करके रखें। एक विषय है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा कार्यक्रम चलता है इस माध्यम से ये ब्लॉक एडॉप्शन वार्ड एडॉप्शन प्रोग्राम है, जो कि 11वीं और 12वीं अनुसूचित में वर्णित विषय है, और जो कि संशोधन 73 और 74, मतलब अमेंडमेंट 70 में जो पावर्स मिली हुई हैं उसको किस तरह से जमीन पे उतारा जाए और किस तरह से उस पर काम किया जाए। तो उस पर तो ग्राम स्वराज और मोहल्ला स्वराज एक मूल पे है इसके। लेकिन हमारे पिछले 15 साल से जो मैं सामाजिक जीवन देख रहा हूँ, तो सबसे बड़ी कमी जो हमें दिखाई दी कि हम सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, हम समाज से जवाबदेही मांगते हैं, लेकिन आंदोलनकारी के तौर पर और समाज सेवी के तौर पर हम खुद ही विफल हैं, क्योंकि हम खुद अपने उद्देश्यों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। हमें अपने अंदर आत्मावलोकन करने की उतनी ही आवश्यकता है जितने कि हम सरकार को आईना दिखाते हैं। समाज में सारी चीजें सभी से छुपी हैं, कोई चीज दबी नहीं है, और हमारा जो आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा कार्य है, वही उसी का समाज अनुसरण करता है। बातें हम कितनी भी अच्छी कर लें, लेकिन अगर वो हमारे आचरण में नहीं है, वो हम उसको नहीं ला पा रहे हैं, तो सारे क्रियाकलाप, सारे चीजें पर चर्चाएं हो जाती हैं। इन चर्चाओं पर जो एक्शन पॉइंट बनते हैं, अगर उस पर ही ना कम हो तो कहाँ से बदलाव आएगा? बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव तो जैसे दीदी बोल रही हैं कि तो ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, करना पड़ेगा। जब यहाँ पर हो जाए तब फिर देश बदलने के लिए निकला जाए। अगर हम रिवर्स को, पिरामिड को रिवर्स कर देंगे तो फिर वही हम काम कर रहे हैं जो एक पूंजीपति कर रहा है या जो हमारे राजनेता कर रहे हैं। कोई बदलाव नहीं है। नई व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब वो पुरानी वर्तमान व्यवस्था का एक बेहतर विकल्प साबित हो और लोगों को लगे कि हाँ ये बेहतर विकल्प, इससे जो पार्टी हो, संगठन, कोई भी से वो हो। अभी जितने भी हमारे एक अपेक्षा रहती है कि हम उन्हें ऊंचाई उतारने का हम लोग मिलके प्रयास करें, मिल के काम करें, और समाज में आदर्श के तौर पे स्थापित हों, और जिससे कि समाज को दिशा मिले और समाज जो है जुड़े हमसे।
वो राजनीतिक तौर पे जोड़ें या सामाजिक तौर पे जोड़ें या धार्मिक आध्यात्मिक तौर पे जोड़ें या फिर कोऑपरेटिव के माध्यम से जोड़ें या शिक्षा के माध्यम से जोड़ें, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य है वो एक हो। तो हम अन्यथा आज का जो दौर है इसमें टेक्नोलॉजी का रोल प्ले कर रही है, तो वो बड़े लोगों को और भी सुलभ है, क्योंकि हम तो यहाँ पे फ्रंट एंड में ही बात करके खुश हो जाते हैं। उनके पास तो सारा बैक एंड है, सारा डेटा है, सारी इंफॉर्मेशन है, सारी रिकॉर्डिंग है। तो जो बड़े स्तर पर लोग हैं और जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सेंटीमेंट्स माइनिंग, सेंटीमेंट ट्रैकिंग, ये बड़ा आसान सा काम है। कुछ टूल्स होते हैं उससे वो कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है और उसको कैसे डिफ्यूज करना है। तो लड़ाई बड़ी कठिन है और हमारा आचरण, हमारी मेहनत और हमारे जो इसमें समर्पण है वही इसको आगे ले जाएगा, और अन्यथा ये लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है। अपने अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और अपने आसपास में क्या कर सकते हैं, लोगों को कैसे प्रभावित करें और उनको एक बेहतर व्यवस्था से कैसे जोड़ा जाए, उसका ही ये प्रयास है। ब्लॉक एंड वार्ड एडॉप्शन प्रोग्राम, सभी लोग जुड़ें, अपने अपने क्षेत्रों में काम करें और अपने अनुभवों का साझा करते हुए इसको मजबूती दिया जाए। कोई भी लीडर नहीं है, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग मिलके काम करें और जो लीडर होगा वो स्वयं से निकल के आ जाएगा। उसका काम, उसका उसका जो समर्पण है वो उसको स्वयं से लीडर के तौर पे स्थापित कर देगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और अपने रोल के प्रति अकाउंटेबिलिटी अति आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आखिरी अभिषेक जी, अभिषेक जी, जी जी दीपक जी ने लिखा है अपना जो बोलना चाह रहे थे, थोड़ा हाँ हाँ, उसको भी। वो मैं पढ़ रहा। दीपक जी ने लिखा है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जब राष्ट्र तथा समाज पर चिंतन करने वाले लोगों का दोहरा चरित्र होगा तो क्या वे समाज को बदलेंगे। सरस्वती जी ने वर्धा मीटिंग का जिक्र किया था और यूके भेजने की बच्चों की बात की थी, उस पर मैंने भी अपनी बात रखी है। मेरा निवेदन है, इस व्यक्ति राष्ट्र समाज जो व्यक्ति राष्ट्र समाज सुधारने की बात करता है उसका पूरा परिचय लें, उसका बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी कथनी कथनी में क्या समानता है, उसको गंभीरता से लें, अन्यथा ये भी कालनेमी है। बिल्कुल सच बात है, यही बात मैं भी कहने की कोशिश कर रहा था और सच्चाई यही है कि हमारा आचरण अगर वैसा नहीं होगा तो सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी और कुछ फल नहीं आएगा। इसलिए आ, अपने पे भी उतना ही समय देना है जितना कि हमें समाज में देना है और बाकी चीजों में देना है। लड़ाई क्योंकि बहुत कठिन है, जटिल है। तो मैं हमारे जो सबसे वरिष्ठ साथी हैं, आ, आदरणीय अलका जी, उनसे धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाऊंगा, और इससे पहले मैं सरस्वती जी और सत्य प्रकाश जी को आमंत्रित करूंगा कि वो जो विषय बच गया है उससे बात करते हैं। सत्य प्रकाश जी और सरस्वती बहन। नहीं, ये कहूंगा कि ये जो रण और जो मदन मोहन जी ने भी सवाल उठाया है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार एक प्रयोग के तौर पे उस स्थान को बनाया जाए और रणवीर शर्मा जी वहां जाए और वहां पर बात करे और क्या संभावना है उसको जांचे। अगर हम कहीं एक जगह अपनी बात को साबित कर पाते हैं तो उसका असर पूरे देश में बहुत ज्यादा पड़ता है। मैंने सरस्वती बहन को भी लिखा था कि आप रणवीर शर्मा जी से बात करें इसके ऊपर, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो सवाल हम कहीं उसको प्रत्यक्ष रूप से मतलब करके मतलब कितना सफल हो कितने नहीं, वो अलग अलग बात है। नहीं, हम बात करते रहेंगे सब और
कहीं पर उसको लागू नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास नहीं बनता उससे, है ना। अगर कानून की लड़ाई जानते हैं जो जो उसको कर सकते हैं, तो पता नहीं सरस्वती बहन ने क्या बात की उसके बारे में, क्या नहीं, या उनसे बात भी की नहीं की, पर मुझे लग रहा है कि बात करनी चाहिए क्योंकि वो नहीं नहीं, हाँ सत्य भाई जो आपने कहा वो सही है, लेकिन जैसे मैंने कहा, क्योंकि एक भाई साहब ने इधर भी वही बात रखी है 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में। बात ये है कि अभी हम लोग 7 या 8 साल से यहाँ पे चल रहा है, ऑलरेडी एक विभाजन का मतलब कैसे कहते हैं, कुछ लोग ने जमीन दे चुके हैं, वो लोग अभी साथ में नहीं आना चाहते हैं। अब जो लेबर है, हमने कहा आप कहाँ जाके काम करोगे, लेकिन उनको कहीं और ज्यादा पैसों में, ये सारे चीज चल रहे हैं इस समय। एक ग्राम सभा होना भी एक मुश्किल बात हो गई है, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम, दैट इज व्हाई आई कुड नॉट, मतलब फिर मैं रणवीर जी से मैं इसलिए बात नहीं करी, क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगे तो अभी तो हम लोगों को जोड़ने में फिर से कोशिश चालू है कि कि ये सिर्फ एक भूमि का बात नहीं है, सबके जीवन के बात है, आजीविका की बात है। वी आर फाइटिंग, जैसे अभिषेक जी ने कहा, इट इज अ वेरी बिग फाइट, बहुत कठिन काम है। तो अभी अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ जो ग्राम सभा की जो बात होती है वो तब सक्सेस होगी जब लोगों के अंदर स्वार्थ नहीं होगा, ठीक है ना। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द, इट इज अ साइकोलॉजिकल वॉर। ये मतलब इट इज नॉट अ, एक साइकोलॉजिकल वॉर है, एक स्पिरिचुअल वॉर है। इसीलिए लोगों के अंदर भीतर जागृति लाना ही सबसे बड़ा काम है। बात का तो बाकी सब नहीं, जो सरस्वती बहन मुझे लगता है कि अभी गांव वाले किसी में होना कुछ नहीं, पर जिस दिन क्या कुछ हो सकता है ना, तो लोग फिर बहुत से लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए नहीं, वो रणवीर सही शर्मा जी से बात है, करो और एक बार आके मैं बात करूंगी, एक लेकिन मीटिंग हाँ यहाँ पे तो ग्राम सभा रखने के लिए ग्राम में सारे लोग, गांव में सब लोग इकट्ठा होना चाहिए ना। आपको 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ना ग्राम सभा के रेजोल्यूशन के लिए। सब बिखरे बिखरे हुए हैं लोग, इसीलिए मैंने बात नहीं रखी है उनके साथ। ये बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि नहीं, गांव में मतलब ज्यादा लोग नहीं, 50%, नहीं आधे नहीं, लोग वी नीड इकट्ठे टू होते हैव थे, टू फिर थर्ड। वो अपना नहीं कितने नहीं, लोग ज्यादा थे। उस दिन रणबीर जी ने कहा क्लियरली 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए ग्राम सभा में। सच बात है। ग्राम सभा सर एक मिनट बोलना चाहूंगा। ग्राम सभा में 3 दिनों में भीड़ रहती है, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना। तो 15 मेरे अगस्त यहाँ में, भाग रहा 15 अगस्त में अगर हम अपनी बात रख सकते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि उस दिन पूरी पंचायत के अधिकांश लोग रहते हैं पंचायत में, इकट्ठा करने की जी आवश्यकता नहीं रहेगी। जी। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अलका नार्वेकर ईरानी जी से कि वो आज के मीटिंग का धन्यवाद ज्ञापन, थैंक्स नोट दें और अपना आशीर्वाद दें। अलका जी। बहुत अच्छी डिस्कशन हो गई आज, सभी ने अपनी मन की बातें कही, और कभी ना कभी हमें जो मन में सच लगता है वो बोलना ही पड़ेगा। और मैं उसमें भी आशा की किरण देख रही हूँ कि जैसे कि लोकमान्य तिलक जी ने लोगों को एकत्र करने के लिए गणेशोत्सव शुरू कर दिया, और उसके थ्रू वो लोगों को कहते रहे, और उनके थोड़े न्यूज़पेपर्स भी थे, उसके थ्रू भी वो लोगों को जागरूक करते रहे। तो हमारा एक काम है, अभी हम छोड़ दे, ये पूरी सिस्टम तो बदलना बहुत मुश्किल है। 140 लोगों के लिए इतने थोड़े दिन में सब बदलना मुश्किल है, बट हम क्या करेंगे, लोगों में जागृति हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कंप्यूटर जैसा प्रभावी साधन है। तो एक लेक्चर जो प्रभावी होगा तो पूरे देश में सुना जाएगा, है ना। तो
तो ऐसा नहीं है कि वी हैव टू डू ओनली ब्लॉक वाइज एम्पावरमेंट एंड सो एंड सो फोर्थ। तो हमें बहुत अच्छे कंटेंट्स निर्माण करने चाहिए जो ऑथेंटिक होंगे, अपनी अपनी भाषाओं में होंगे, लोकल भाषाओं में होंगे और वो लोगों तक पहुंच जाएंगे। That means education has a great role to play in that, and for that we have to empower teachers. So teachers को हर एक state wise, let us think state wise, because all said and done, हर एक state की अपनी अपनी भाषा है, तो अपनी भाषा में वो अच्छे कंटेंट्स तैयार करे, उसके लिए टीचर्स की मदद ले। और अभी तो जैसे कि गुरुकुल मीन्स कुछ, you don't need anything, all that you need is a one TV screen and internet, which is almost everywhere. At least in GAM it will be with panchayat and with a temple. So temple, panchayat and ashram, and what is the fourth thing, and some rich people, good rich people, ऐसा मिलके बहुत अच्छा उनका ही गांव पीपल लेड मॉडल, जो वो मेरे सर ने बोला था कि उनका गांव वो ही मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं कि हम बाहर से जाके उनका गांव नहीं मैनेज कर सकते, तो वो हो जाएगा। बट हमें हमारा कंसंट्रेशन शुड बी गिविंग देम डे टू डे द सत्य परिचय, सत्य भाषा, अच्छे संस्कार कि झूठ नहीं बोलो, ये प्रामाणिक बना, एक दूसरे का ये नहीं करो, वगैरह वगैरह जो हमारे ऋषि मुनि ने दिए हैं, योगा में सभी लोग फॉलो करते हैं, वो संस्कार उनको देने पड़ेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, और बहन जी ने तो बहुत अच्छा भाषण दिया, गोपाल भाई ने भी बहुत अच्छा ये किया। बट एक हमें इस रियलिटी वी कैन नॉट इग्नोर दैट हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जस्टिस मिलता है वो रिच पर्सन को मिलता है, बिकॉज रिच पर्सन gets a very good lawyer and poor person doesn't get because he can't pay. So justice मिलता है तो रिच पर्सन को मिलता है, वोट मिलता है तो भी रिच पर्सन को मिलता है, क्योंकि वो पैसा चाहिए उतना देने को तैयार है। तो गोपाल भाई कितने भी अच्छे होंगे तो भी अगर वो पैसे देने उनके पास नहीं होंगे तो लोग उनको नहीं देंगे, दूसरे को देते हैं। तो जो पैसा फेंकता है उसको वोट है, जो पैसा फेंकता है उसको न्याय मिलता है, ये सत्य स्थिति है। उसमें जब अगर हम बदल लाना है तो हर एक पर्सन के पास जो भारत की जो वैल्यू सिस्टम है वो होनी चाहिए। तो हम सब प्रयास करें कि हमारे जैसे सब लोग बन जाए तो ही बदलना शक्य है। और कंप्यूटर है सभी जगह तुम्हारे अच्छे, जैसे कि ये गोपाल भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसे बोलने वाले जो होते हैं और टीचर्स जो होते हैं वो कंटेंट्स स्कूल के लिए वगैरह तैयार करेंगे। अच्छे कंटेंट्स करने वाले टीचर्स तो होते ही है कहा ना कहा, उनको हमें चुनना है, बस हो जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और ये जो है ना, ये हिमालय का उसका हमें ये we have got the opportunity now, somebody should put a injunction on all those developments in Himalaya area कि हिमालय में कुछ भी रास्ते बांधो नहीं, कुछ भी ब्रिज बांधो नहीं, फॉरगेट अबाउट हमारे पास सबसे ऊंचा ब्रिज है और सबसे ऊंचा ये है टावर है। क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका से? अमेरिका के साथ कंपेयर करने वाले हैं हम कहाँ और वो कहाँ? वो तो गरीब देश है, वो तो रियली एक बार किसी ने कहा भी था, वो तो सबसे गरीब देश तो वो है, क्योंकि उनके पास कल्चर ही नहीं है। उनके पास पहले जैसे हमारे जैसे कल्चरल यही नहीं है, उनके पास रिजॉर्ट्स वगैरह कुछ करने का नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो सब हमारा ही लेके उधर चाहते हैं, जो भी बना है वो। तो हमें डरने की जरूरत नहीं,
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है और भगवान ने सभी को दिया है, वो खाली चलाना चाहिए. More or less all can be ज्ञानेश्वर if they want to, but वो चलाने के लिए उनको हमें मेंटरशिप देनी चाहिए. बस वी हैव टू कीप ऑन, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं वैसा सभी को करना है. बस तो हो असंभव नहीं है. लेट अस नॉट गिव अप होप एंड कंटिन्यू विथ अवर एफर्ट्स. हिमालय की ये बर्बादी बंद करनी चाहिए. वो कोई इंजंक्शन लेगा कि ये सभी ब्रिज वगैरह, अभी नाउ वी हैव गॉट द चांस. ऑल पीपल इन उत्तराखंड उनके पास से सिग्नेचर लेके कि हमें हिमालय, हमारी रक्षा करो, हिमालय की रक्षा करो, हमारे इतने लोग मर गए हैं, ये हो गए, सब बहुत आवाज उठाना चाहिए. तो ही कुछ आवाज उठाने से ही समझता है. कहते हैं ना, बोलने वाले की ये भी बेच सकते हैं, बट चुप बैठने वाले का कुछ भी नहीं होता है. वैसा है. वी हैव टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ, नो. ठीक है, तो बहुत अच्छा ही हो रहा है और भगवान हमारे साथ है, हमें डरने की क्या जरूरत है. और आप जैसे रथी महारथी है, पांडव सेना, इतनी 5 पांडवों ने 100 कौरवों को हराया, तो हम क्यों नहीं कर सके. फिर से महाभारत रिपीट हो रहा है. और हम तो गीता इतनी अच्छी जानते हैं. हाँ, तो गीता में भी क्या कहा है कि तुम्हारा कर्मयोगी सबसे श्रेष्ठ है, और हम सब कर्मयोगी ही है. तो कर्म करते ही, क्योंकि वही हमारी आदत है बचपन से, तो सब कुछ ठीक ही होगा. चलो, ऑल द बेस्ट. धन्यवाद. धन्यवाद. सरस्वती बहन, आपको आखिरी में कुछ 2 शब्द गड़बड़ गए हुए, तो इसको हम धन्यवाद आप सबको, और मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी आपने दिया. बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ था. उम्मीद करेंगे कि इसके आगे भी हम सब लोग साथ में काम कर सकते हैं. धन्यवाद. जी, बिल्कुल बिल्कुल. नमस्कार.